ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग फुल टेस्ट 6 का केमिस्ट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 वाटर एंड ग्लूकोज एट 25 डिग्री सेल्सियस। CO2 का -400 दिया हुआ है किलो जूल पर मोल में, यूनिट देखना। वाटर का -300 किलो जूल पर मोल एंड ग्लूकोज का -300 किलो जूल पर मोल है रेस्पेक्टिवली। द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबसन पर ग्राम ऑफ ग्लूकोज, पर मोल नहीं निकालना हमें, पर ग्राम। ठीक है, तो पहले पर मोल निकाल लेते हैं, फिर पर ग्राम का निकालेंगे। तो कंबसन है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। कंबसन का मतलब है ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे। 6 कार्बन है तो 6 CO2 बनेगा, 12 हाइड्रोजन है तो 6 H2O बनेगा। इसके साथ एनर्जी निकलेगी, यही एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है, जिसे मैं डेल्टा एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को, यहाँ पे 12 + 6 18 ऑक्सीजन हो गया, इधर 6 है तो 12 चाहिए, तो यहाँ पे 6 लगाना पड़ेगा। रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ कंबसन के लिए जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, अगर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ हो तो सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, और अगर इंथैल्पी ऑफ कंबसन होता है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट का निकालते हैं। तो यहाँ फॉर्मेशन है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का निकालेंगे। CO2 का 400 दिया हुआ है नेगेटिव में, तो 6 CO2 है तो 6 × -400 प्लस वाटर का दिया है -300, तो हमारे पास 6 वाटर है तो 6 × -300 माइनस रिएक्टेंट में हमें ग्लूकोज है, एक ही ग्लूकोज है, ग्लूकोज का है -1300, और ऑक्सीजन जो है प्योर है, इसीलिए इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा, जैसे O2H2 है इसका 0 होता है। तो ये हो गया -2400, ये हो गया -1800, ये हो गया +1300। ठीक है, तो ये -18 + 13 इसको अगर करें तो -500 हो जाएगा, -24 -5 -2900 हो जाएगा। यूनिट क्या आएगा? किलो जूल पर मोल में। हमें पर मोल नहीं निकालना है, पर ग्राम में निकालना है। तो एक मोल का मास क्या होगा? जो उसका मोलर मास है, और ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180। एक मोल का मतलब है 180 ग्राम में इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो एक ग्राम में कितना होगा? 180 से डिवाइड कर देंगे। 180 ग्राम में -2900 हो रहा है। ठीक है, -2900, तो एक ग्राम में क्या होगा? 180 से डिवाइड कर देंगे तो ये किलो जूल पर ग्राम आ जाएगा। तो 180 से डिवाइड करोगे, 0 0 कैंसिल, 290/180 आता है, माइनस तो रहेगा ही, 16.11 किलो जूल पर ग्राम। तो ये ऑप्शन 3 है, इसलिए इसका ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। तो ये भी थर्मोकेमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। इसमें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बदले इंथैल्पी ऑफ कंबसन दिया है, जिसे हीट ऑफ कंबसन बोलते हैं। कार्बन का, हाइड्रोजन का, मीथेन का। कार्बन का 94, हाइड्रोजन का -68 और CH4 का -213 दिया है डेल्टा एच की वैल्यू। तो हमें इस रिएक्शन के लिए निकालना है कार्बन + 2H2 गिव्स CH4, रिएक्शन भी दिया है। तो इसका डेल्टा एच कैसे निकालेंगे? डेल्टा एच इसका निकालने का तरीका है, जो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कंबसन दिया है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे। तो रिएक्टेंट में पहला है कार्बन, कार्बन का कंबसन का एनर्जी क्या है? +94। ठीक है, सॉरी प्लस नहीं है, माइनस ही है, इसका माइनस इस साइड दिया हुआ है, क्योंकि इंथैल्पी ऑफ कंबसन हमेशा नेगेटिव होता है। तो -94 प्लस, ठीक है। अब देखो जो हाइड्रोजन है यहाँ पे 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -68। ठीक है, 2 × -68 आ जाएगा। माइनस प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट में मीथेन है, मीथेन का है -213। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? यूनिट क्या दिया है? किलो कैलोरी पर मोल में, किलो कैलोरी पर मोल में दिया है। तो ये क्या हो गया? -94 प्लस माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 × 16, 2 6 × 12, 113, -136 हो जाएगा, माइनस प्लस 213 किलो कैलोरी। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये दोनों ऐड कर दो, 6 4 10, 3 1 4 9 4 13, -230 प्लस 213 किलो कैलोरी। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा, माइनस ज़्यादा है तो 17 किलो कैलोरी। तो -17 ऑप्शन फर्स्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 लेते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में दिया है एंडोथर्मिक रिएक्शन है X से Y, तो रिएक्शन हमें गिवन है X to Y, एंडोथर्मिक है तो डेल्टा H > 0 होगा। एक्टिवेशन एनर्जी दिया है EB और EF, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए EB, फॉरवर्ड के लिए EF। ठीक है, तो रेस्पेक्टिवली। तो इन जनरल क्या होगा?
तो बच्चे जो डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है, डेल्टा एच ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो है तो फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी माइनस बैकवर्ड रिएक्शन का ग्रेटर देन जीरो होगा, तो फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ई बी शुड बी ग्रेटर, सॉरी ई एफ शुड बी ग्रेटर देन ई बी, ई एफ शुड बी ग्रेटर देन ई बी, फर्स्ट ऑप्शन है, ऐसे लिखा हुआ है इसको उल्टा करके, मतलब सेम है, ई एफ ग्रेटर देन ई बी, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन। तो 79 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, रिएक्शन है 2A + B गिव्स 2C, और ये सिंगल स्टेप मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो एलिमेंट्री के लिए ऑर्डर और मोलिकुलरिटी सेम है, मतलब जो कोफिशिएंट है यही ऑर्डर होगा। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन है, रेट इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, K × A का ऑर्डर 2 हो जाएगा, B का ऑर्डर 1 हो जाएगा। तो R K A का पावर 2 B का पावर 1 सेकेंड ऑप्शन है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते। तो ये क्वेश्चन जो है रेडॉक्स रिएक्शन का है। क्वेश्चन बोला गया रिएक्शन हमें गिवन है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट रेस्पेक्टिवली। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिसका रिडक्शन होगा, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसका ऑक्सीडेशन होगा। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, आयोडीन का निकालोगे +5, यहाँ पे आयोडीन का आ जाएगा x - 8 - 1 +7 आ जाएगा, क्लोरीन का -1। तो क्लोरीन का 0 से -1 हो गया, तो क्लोरीन का रिडक्शन हो गया, और आयोडीन का +5 से +7 हो गया, तो ऑक्सीडेशन। तो जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो Cl2 और IO3 - Cl2 IO3 सेकेंड ऑप्शन है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो 81 नंबर क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन चैप्टर का है। क्वेश्चन में है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट Kb होता है, इज़ द रेशियो ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 2। तो जो फॉर्मूला होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट के साथ डेल्टा टीबी का, डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये होता है Kb × m, अगर वेंटो फैक्टर 1 हो तो, ठीक है। तो हमें Kb का वैल्यू पूछा है, तो Kb क्या होगा, डेल्टा TB/m। तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का किसके साथ रेशियो आएगा, m के साथ, और m क्या है यहाँ पे, मोलेलिटी, m होता है हमारा मोलेलिटी, मोलेलिटी सेकेंड ऑप्शन में आएगा। अब ये भी क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन चैप्टर का ही आइडियल नॉन आइडियल क्वेश्चन टॉपिक का है। क्वेश्चन नंबर 82, इफ़ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर मोर, सॉल्यूशन जो बन रहा है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन ज़्यादा है, सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से, तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल नहीं हो, कम या ज़्यादा हो, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। अब नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन होगा या नेगेटिव डेविएशन, तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा मतलब नेगेटिव डेविएशन, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन थर्ड ऑप्शन है, इसीलिए थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट 83 क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। क्वेश्चन में है डिड्यूस फ्रॉम फॉलोइंग E0 की वैल्यू दिया है, वैल्यूज ऑफ हाफ सेल, व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ सेल वुड रिजल्ट ए सेल विथ लार्जेस्ट पोटेंशियल। तो जो EMF निकालते हैं, स्टैंडर्ड की बात कर रहा है, तो E0 अगर रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो अब देखो बच्चे, कैथोड वो होता है जिसका रिडक्शन होता है, तो ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया है, और एनोड का अगर रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन दिया है, तो इसकी वैल्यू रिडक्शन के लिए लेना होगा तो -1.5 लेना पड़ेगा, और ये भी ऑक्सीडेशन दिया है तो इसकी वैल्यू +1.5 लेना पड़ेगा। तो ये वैल्यू ज़्यादा कब होगा, जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो और इसकी वैल्यू निगेटिव में मिनिमम हो, निगेटिव में सबसे कम हो, तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू ज़्यादा होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, सबसे ज़्यादा वैल्यू देखो कैथोड का 2.1 वाला है, और सबसे कम -1.5 आ जाएगा, क्योंकि ये वाला -1.5 तो +1.5 हो गया, तो -1.5 ऐड हो जाएगा, ये 2.1 माइनस प्लस 1.5 3.6 मैक्सिमम आएगा, और किससे किससे आएगा, 2.1 से और 1.5, मतलब 1 and 2 से, ये थर्ड वाला नहीं आएगा। तो 1 and 2 वाला देखो ऑप्शन कौन सा है, सेकेंड है, इसलिए इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है ए केमिकल रिएक्शन कैन नेवर हैव फ्रैक्शनल, ठीक है। जो केमिकल रिएक्शन है ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है, हाफ लाइफ टाइम फ्रैक्शनल हो सकता है, मॉलिकुलरिटी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगा, ठीक है। मॉलिकुलरिटी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगा, क्योंकि मॉलिकुलरिटी जो है हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन का लेते हैं और इसकी वैल्यू हमेशा इंटीजर में आता है, तो इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा।
85 है, द एटॉमिक वेट ऑफ आयरन 56, वेट ऑफ आयरन डिपॉजिटेड फ्रॉम FeCl3 सॉल्यूशन बाय पासिंग 0.6 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें मास निकालना है, ठीक है। तो W इक्वल्स टू क्या होता है, EIT अपॉन 96500, ये ग्राम में आता है। तो इक्विवेलेंट वेट आयरन का क्या होगा, आयरन का एटॉमिक वेट बाय एन फैक्टर, एटॉमिक वेट 56, एन फैक्टर FeCl3 में जो चार्ज होगा +3, करंट I इंटू टी, तो करंट के बदले हमें यहाँ पे क्या दिया है, चार्ज, तो I इंटू टी चार्ज हो जाएगा 0.6 फेराडे है, तो फेराडे को कूलॉम में चेंज करेंगे तो 96500, क्योंकि ये एम्पियर और ये सेकेंड, एम्पियर और सेकेंड से जो चार्ज आएगा वो कूलॉम में आएगा, अपॉन 96500, ये ग्राम आ जाएगा। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो 3 से इसको कट करेंगे तो 0.2 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.2 इंटू 56, तो ये आ जाएगा 11.2 ग्राम। तो 11.2 ग्राम सेकेंड ऑप्शन है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ये फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ये केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन है। N2NO2 कन्वर्टेड इनटू मोनो एनायंस, N2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, N2 माइनस में, एंड O2 कन्वर्ट हो रहा है O2 माइनस में रेस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। तो पहले हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं, N2O2 का, फिर निकालेंगे N2 माइनस और O2 माइनस का। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू शॉर्ट ट्रिक्स बताया था। इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 8 इंटू 2 16। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 आएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 16 है। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो 0.5 माइनस होता है, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा है तो 1 माइनस होगा, बॉन्ड ऑर्डर 2। अब N2 माइनस में 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, 14 से एक ज़्यादा है तो 0.5 माइनस कर दो। इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ जाएगा। तो जो नाइट्रोजन है इसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है, और जो ऑक्सीजन है इसका भी बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है। तो हमें देखो सबसे पहले करेक्ट निकालना है। तो फर्स्ट है N2NN बॉन्ड वीकेंस, तो बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगा, तो बॉन्ड जो है वीक होगा, सही है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकेंड है O2 में OO बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज, O2 में 2 से 1.5 डिक्रीज होगा, ये तो इनकरेक्ट है। O2 बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज, O2 में 2 से 1.5 बॉन्ड ऑर्डर घट गया, बॉन्ड ऑर्डर घट गया तो बॉन्ड ऑर्डर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। जो बॉन्ड ऑर्डर है बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, डिक्रीज नहीं करेगा। N2 माइनस बिकम्स डायमैग्नेटिक, N2 माइनस में 15 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन कभी भी पेयर्ड नहीं हो सकते हैं, अनपेयर्ड होगा तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक नहीं होगा। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन, ये जो है बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स डिटरमाइन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड लिंकेज से देखते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड थर्ड ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये भी जो है P ब्लॉक का क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन बोराजीन को बोलते हैं, फॉर्मूला होता है B3N3H6। इसमें जो है बोरोन और नाइट्रोजन का अल्टरनेट बॉन्ड होता है, इसी और बेंजीन के जैसा होता है, इसीलिए इसको हम लोग इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं, इस तरह से होगा। और नाइट्रोजन के पास जो है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचता है, तो इसीलिए नाइट्रोजन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाएगा, और सबके पास एक एक हाइड्रोजन होता है, जैसे कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है ना, इसी लिए इसमें सबके पास एक एक हाइड्रोजन बचता है। और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरह से बना लेता है। तो बेंजीन जैसा दिखता है, इसलिए इसे हम लोग इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं, और इसकी रिएक्टिविटी बेंजीन से ज़्यादा होती है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो फर्स्ट सही है। इसका फॉर्मूला B3N3H6 होता है, ये भी सही है, लेकिन रिएक्टिव क्यों होता है उसके लिए ये रीज़न नहीं है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन रीजन इनकरेक्ट है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका आ जाएगा 88 का 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 89। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, इसमें देखो 2 कंपाउंड दिया गया है, ये पूछ रहा है कौन सा आइसोमर होगा। तो देखो मॉलिकुलर फार्मूला सेम है, NH3 5 सेम है। Cl इसका जो है आयनाइजेशन स्फीयर में था, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आ गया। सल्फेट यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में था, यहाँ आयनाइजेशन स्फीयर में आ गया। तो आयन एक्सचेंज हो रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन स्फीयर,
आयनाइजेशन आइसोमर्स, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर में आयन है उसका एक्सचेंज हो रहा है। तो आयनाइजेशन आइसोमर ऑप्शन 4 है, इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। देखो अब जो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए दो कंडीशन है, कायरल सेंटर होना चाहिए और सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, और जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो इसमें देखो कायरल सेंटर है, कोई सिमेट्री भी नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें भी देखो ये कायरल सेंटर है, यहाँ पे 4 ग्रुप डिफरेंट है और कोई सिमेट्री नहीं है, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये भी देखो ये परपेंडिकुलर होने के कारण जब दो डबल बॉन्ड आता है आपस में परपेंडिकुलर होगा, इसमें कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन इसका मिरर इमेज जो है सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा, इसीलिए ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसमें कायरल सेंटर है नहीं है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे कायरल सेंटर है, लेकिन सिमेट्री होने के कारण ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा 4। या यहाँ पे अगर क्लोरीन आ जाए, यहाँ पे क्लोरीन आ जाए तो इसमें कायरल सेंटर ही नहीं है, तो कायरल सेंटर नहीं है तो ऑप्टिकली ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, विलियमसन सिंथेसिस। इसका नाम भी वैसे पूरा बोलोगे तो विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस होता है। ये ईथर के प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है। एसीटोन नहीं बनेगा, डाई इथाइल ईथर बना सकते हैं। पीवीसी नहीं बनाता है, पॉलीमर है। बेकेलाइट भी पॉलीमर है, विलियमसन सिंथेसिस से नहीं बनता है। ठीक है, तो अब डाई इथाइल ईथर कैसे बनाएंगे, अगर रिएक्शन बोलोगे तो इथाइल ब्रोमाइड हमें लेना पड़ेगा और इसका सोडियम या पोटासियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्शन कर देंगे, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ये ओ इसके साथ Br माइनस एलिमिनेट होकर NaBr बनाएगा, तो C2H5 OC2H5 प्लस NaBr बन जाएगा। ये विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। टॉलिन इज ऑक्सीडाइज टू बेंजोइक एसिड बाय। टॉलिन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है तो इसमें हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, तो KMnO4 K2Cr2O7 दोनों करेक्ट होगा। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, KMnO4 या K2Cr2O7 में दोनों ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बेंजीन के साथ अगर कोई भी अल्काइल हो, इसमें तो टॉलिन है तो मिथाइल होगा, इसमें अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालें KMnO4 या K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजोइक एसिड में। तो इसका 1 और 2 दोनों करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 ले रहे हैं हम लोग। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहेड्रिन फ्रॉम द कीटोन इज एन एग्जांपल ऑफ। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सेकंड ऑप्शन है। तो बनता कैसे है, कीटोन से कोई भी कीटोन ले लो, RCOR। तो साइनोहाइड्रिन कैसे बनता है, HCN के साथ, तो CN माइनस यहाँ पे अटैक करता है, ये इधर जाता है और ये H प्लस के साथ, तो क्या होगा RCR साइनाइड यहाँ आएगा और इसके साथ OH, तो इसे साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 10 ग्राम D2O। तो पहले मोल निकाल लेते हैं D2O का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D2O गिवन मास अपॉन मोलर मास। ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास 2 होता है, 2 × 2 4 प्लस 6 20 हो गया, तो 10/20 दैट इज़ हाफ मोल। ठीक है, अब नंबर ऑफ D2O में न्यूट्रॉन निकालना है। ड्यूटेरियम एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2, तो एक ड्यूटेरियम में एक एटॉमिक नंबर है और मास नंबर इसका 2 है, तो न्यूट्रॉन होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 2 - 1 1 हो जाएगा। सिमिलरली ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 32 और एटॉमिक 16, मास नंबर होता है एटॉमिक मास नहीं मास नंबर 16 होता है और एटॉमिक नंबर 8, तो 8 होगा। 2 ड्यूटेरियम में, एक में 1 है तो 2 में 2 और ऑक्सीजन में 8, 2 + 8 10 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू इसमें टोटल हो गए 10, 5 मोल न्यूट्रॉन होगा, तो 5 मोल सेकेंड ऑप्शन है। टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे मोल्स लिखने चाहिए, ठीक है, क्योंकि नंबर निकालते तो फिर इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतने न्यूट्रॉन होगा, लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए 5 मोल लगा दिया हमने। ठीक है, 94 के बाद नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का, व्हाट इज़ द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालना है, रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n = 1 to 2 स्टेट इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो कितना एनर्जी निकाल रिक्वायर्ड होगा, जब फर्स्ट से सेकंड में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, तो डेल्टा E पॉजिटिव लेंगे, E2 माइनस फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है तो E2 - E1। ठीक है, तो E2 की एनर्जी क्या होता है, फार्मूला -13.6 × Z² / n², Z² हाइड्रोजन है तो 1²
और n की वैल्यू 2 है, 2 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ले लेते हैं 13.6 z मतलब 1 स्क्वायर अपॉन n की वैल्यू 1 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -13.6 इंटू 1/4 प्लस 13.6, ये तो 1/1 ही हो जाएगा। तो 13.6 एलसीएम आ जाएगा -1/4 प्लस 1। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फॉर्मूला है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारा आंसर आएगा। तो क्या आ जाएगा 13.6, 1 - 1/4 3/4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 से कैंसिल हो गया, 4 3 जा 12, 1 16 4 4 जा 16, तो 3 चौके 12, 3 3 1 10, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑप्शन है हमारे पास फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 96 क्वेश्चन। अब देखो जो ये क्वेश्चन है ये भी थर्मोकेमिस्ट्री का हो गया। बॉन्ड एंथैल्पी H2 X2 और HX रेशियो है 2:1:2। मतलब इसका अगर 2x होगा तो इसका x होगा, और HX का कितना 2 है तो ये भी 2x हो जाएगा। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HX -50 है, तो बॉन्ड इंथैल्पी X2 का पूछा गया। X2 मतलब x की वैल्यू हमें निकालना है। तो HX कैसे बनाएंगे, H2 और X2 से बनाएंगे, H2 + X2 फॉर्मेशन है तो एक ही मोल बनाना है, तो इसको हाफ़ कर देते हैं, ठीक है। और इसमें डेल्टा H की वैल्यू हमें दिया हुआ है -50 किलो जूल पर मोल। तो आंसर भी किलो जूल पर मोल में है, तो हमें इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो डेल्टा H क्या होगा, जो बॉन्ड इंथैल्पी दिया है, तो बॉन्ड इंथैल्पी क्या होगा हमारा, जो एनर्जी ब्रेक करने में रिक्वायर्ड होगा, तो रिक्वायर्ड वाला है, इसीलिए हमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो H2 का कितना दिया है, हाफ इंटू 2x प्लस X2 का x दिया है हाफ इंटू x माइनस प्रोडक्ट HX एक ही बना रहा है तो 2x यही लेंगे। और इसकी वैल्यू है -50, तो ये क्या हो गया 2 2 कैंसिल x प्लस 0.5x कर लेते हैं, ये -2x कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -50 इक्वल्स टू x 1.5 -2 -0.5x। तो माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू हो जाएगा 50/0.5 दैट विल बी इक्वल टू 100। ऑप्शन वही किलो जूल पर मोल, तो 100 हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। अब देखो जो क्वेश्चन है इसमें पीकेबी दिया हुआ है फ्लोराइड आयन का। तो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF इन वाटर पूछा है, आयनाइजेशन कांस्टेंट पूछा है। तो HF कैसे आयनाइज होगा, HF आयनाइज होगा H+ और F-। तो F- हमारा कंजुगेट बेस हो गया। इसका पीकेबी हमें गिवन है 10.83। तो हमें पता है pKa + pKb रूम टेम्परेचर पे, टेम्परेचर भी वही दिया है, रूम टेम्परेचर 14 होता है। तो यहाँ से pKa का वैल्यू क्या आ जाएगा 14 - pKb। तो 14 - pKb 10.87 है, तो सॉल्व कर लेंगे 13, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.87 दिया था ना, 1 मिनट सॉरी 3 दिया है, 83 दिया है, 33, तो 3.17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो अब Ka की वैल्यू निकालनी है। तो pKa का फॉर्मूला क्या होता है, -log(10 Ka। मतलब -log(10 Ka का वैल्यू हमें निकल गया 3.17। तो log(10 Ka क्या हो जाएगा -3.17। तो Ka का वैल्यू क्या होगा 10⁻³ ठीक है। तो ऑप्शन देखो 10 का पावर 0.17 पॉइंट में आ जाएगा, ये साइंटिफिक नोटेशन में है, तो इसको प्लस करेंगे तो पावर -4 वाला ऑप्शन एक ही है, थर्ड ऑप्शन, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन। देखो ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सिंपल सा क्वेश्चन है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 नॉर्मल, मतलब कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी दिया है 0.5 नॉर्मल। स्पेसिफिक कंडक्टेंस के कंडक्टिविटी के की वैल्यू दिया है 0.01287, यूनिट भी दिया है ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स। व्हाट वुड बी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, अगर ये सेंटीमीटर में दिया है तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू होती है K × 1000 नॉर्मेलिटी। K की वैल्यू दिया है 0.01287 × 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी दिया है 0.5, यूनिट हो जाएगा ग्राम ओम इन्वर्स, इसे साइमन बोलते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। अब इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने से ये हमारे पास आ रहा है 25.74, यूनिट सेम आएगा, तो 25.74 थर्ड ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन है।
देखो ये क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से 3B+2C बन रहा है। तो रिएक्शन दिया है, ए गैस ही है, सारे गैस है, छोड़ देता हूँ लिखना 3B+2C। इनिशियल प्रेशर मतलब स्टार्टिंग में पी इनिशियल प्रेशर P0 है, तो ये दोनों जीरो। टी टाइम के बाद टोटल प्रेशर दिया है। अगर ए का प्रेशर देता तो डायरेक्ट हम लोग कर देते 1/T ln P0 जो प्रेशर देता है, लेकिन टोटल प्रेशर दिया तो हमें इसका प्रेशर निकालना पड़ेगा। तो इसका जो है डिक्रीज करेगा मान लो x से, तो ये 3x बनेगा, ये 2x बनेगा। तो ये टोटल प्रेशर हमें दिया है P। तो अब यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा, P0 - x + 3x + 2x, इसकी वैल्यू P दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया, P0 ये हो गया 5x - x + 4x = P। तो 4x की वैल्यू क्या आ जाएगी, P - P0। ठीक है, 4x की वैल्यू P - P0, तो x की वैल्यू हो जाएगी P - P0/4। और हमें जो है वैल्यू निकालना है P0 - x का। तो P0 - x क्या हो जाएगा, P0 - P - P0/4। ठीक है, तो 4 LCM 4 P0 - P माइनस माइनस प्लस हो जाएगा P0। तो 4P0 + P0 5P0 - P/4। ठीक है, तो अब ये वैल्यू पुट कर दूँ, K = क्या होता है, अगर 2.303 लेते हैं तो log बेस 10 लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में ln में है, तो 1/T ln P0/PT। PT की वैल्यू क्या आ गया, 5P0 - P/4। तो इस 4 को ऊपर कर लो, 1/T ln 4P0/5P0 - P। तो ये वाला ऑप्शन ढूंढो, ये वाला ऑप्शन हमारा 4th में है, इसीलिए 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ X इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या दिया गया है, ऑर्गन 3D5। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 3D5 है। ठीक है, तो देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो ऑर्गन का हो गया 18 + 5 23, 3 निकालने के बाद 23 है। तो पहले कितना होगा, 3 ऐड कर दो, 23 + 3 26 सेकेंड ऑप्शन में है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा।